जब भारत में हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं जन्म ले रही थीं, उसी वक्त जंगलों के बीच एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जो बिना दूरबीन के ग्रहों की चाल गिन रही थी, बिना मशीनों के पहाड़ काट रही थी और समय को 5000 साल आगे तक देख सकती थी। लेकिन सवाल ये है, पानी के बिना उन्होंने शहर कैसे बसाए, पत्थरों से विज्ञान कैसे बनाया और उनकी कुछ प्रथाएं आज हमें डरावनी क्यों लगती हैं? आज की इस कहानी में हम पर्दा उठाने वाले हैं एक खोई हुई, रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली दुनिया से, माया सभ्यता। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये इतिहास नहीं, ये इंसानी जिद, दिमाग और रहस्य की सबसे बड़ी कहानी है। हजारों साल पहले घने जंगलों के बीच एक ऐसी सभ्यता फली फूली जो अपने दौर की सबसे विकसित सभ्यताओं में गिनी जाती थी, माया सभ्यता। जब भारत की महान हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की प्राचीन संस्कृति अपने शुरुआती दौर में थीं, तब यहाँ के लोग बिना किसी आधुनिक उपकरण के ग्रहों की गति को समझ रहे थे और विशाल पिरामिडों का निर्माण कर रहे थे। इन्होंने एक ऐसा कैलेंडर तैयार किया जिसे लेकर 2012 में पूरी दुनिया में प्रलय की अफवाहें फैल गईं। जब ये लोग इतने समझदार और उन्नत थे तो इनका जीवन कैसा रहा होगा, इनका भोजन क्या था, क्या पीते थे और इनकी कुछ परंपराएं आज के मनुष्य को भयावह क्यों लगती हैं? माया सभ्यता की इन्हीं दिलचस्प रीति रिवाजों को जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है सन 1839 से। वो समय था जब विश्व के नक्शे पर मध्य अमेरिका का ये इलाका लगभग अनजान माना जाता था। ये माना जाता था कि यहाँ के घातक जंगलों में मानव बस्ती असंभव है। यहाँ केवल मलेरिया था, विषैले सांप थे और मृत्यु थी। परंतु दो खोजकर्ता, जॉन लॉयड स्टीफेंस और फ्रेडरिक कैथरवुड, इन खतरों से नहीं घबराए। स्थानीय जनजातियों ने उन्हें पत्थर के प्राचीन भवनों की कहानियां सुनाई थीं जिन पर किसी का विश्वास नहीं था। वे होंडुरास के उन दुर्गम जंगलों में प्रवेश कर गए जहां सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंचती थीं। हर पल एक अनजाना संकट उनकी प्रतीक्षा में था। सप्ताहों की थकावट और बीमारी के बाद वे लगभग हिम्मत हार चुके थे। तभी जंगल साफ करते समय उनकी कुल्हाड़ी एक कठोर वस्तु से जा टकराई। जब उन्होंने उस पर जमी सदियों पुरानी काई और झाड़ियों को हटाया तो उनके होश उड़ गए। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, ये एक खंभा था जिस पर किसी अनजानी लिपि में कुछ उकेरा गया था। उन्होंने जब नजरें ऊपर उठाईं तो सामने जंगल नहीं बल्कि एक विशाल पत्थर का भव्य मंदिर खड़ा था। ये कोपान नगर था, एक ऐसा शहर जो मिस्र के पिरामिडों जितना ही शानदार था, मगर दुनिया की नजरों से ओझल था। इस खोज ने समूची दुनिया को हैरान कर दिया। ये थी हजारों वर्षों से विस्मृत लेकिन अपने समय की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक, माया सभ्यता। अगर आज हम इनकी दुनिया को देखें तो ये आज के मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरास के क्षेत्रों में फैली हुई थी। समय के जिस पड़ाव पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विकसित हो रहे थे, जिस काल में मेसोपोटामिया में नगर बस रहे थे, ठीक उसी दौर में लगभग 2000 ईसा पूर्व यानी आज से 4000 वर्ष पहले विश्व के दूसरे छोर पर इस सघन वन के भीतर ये सभ्यता अपनी नींव रख रही थी। परंतु 19वीं और 20वीं सदी तक पुरातत्वविदों की समझ बेहद सीमित थी। हमें लगता था कि जंगल में बस कुछ मंदिर हैं जहां लोग पूजा अर्चना करने आते थे और वापस चले जाते थे। हमें लगता था कि इनकी जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन हमारी ये धारणा गलत थी और इस भूल को सुधारने में हमें एक सदी से अधिक समय लग गया। सन 2018 में विज्ञान ने एक ऐसी तकनीक विकसित की जो दीवारों के पार देख सकती थी। इस तकनीक का नाम है लाइडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। वैज्ञानिकों ने एक विमान पर लाइडार स्कैनर लगाया और उसे उत्तरी ग्वाटेमाला के जंगलों के ऊपर उड़ाया। इस यंत्र ने जमीन पर करोड़ों लेजर किरणें छोड़ी। इन किरणों ने पेड़ों के बीच की रिक्त जगह से धरती को स्कैन किया और एक त्रिआयामी नक्शा तैयार किया। कंप्यूटर ने जब डेटा संसाधित करके पेड़ों को हटाया तो जो दृश्य सामने आया उसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। जिसे हम खाली जंगल समझ रहे थे वो वास्तव में एक विशाल महानगर था। वहां 60,000 से अधिक इमारतें दबी पड़ी थीं। हमारा अनुमान था कि यहाँ कुछ लाख लोग रहे होंगे, लेकिन लाइडार ने साबित कर दिया कि माया सभ्यता में 1 करोड़ से ज्यादा लोग निवास करते थे, यानी उस समय के यूरोप के किसी भी देश से कहीं अधिक विशाल जनसंख्या। ये सब जानकर हम अचंभित थे, परंतु तभी वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व जब दुनिया की प्रमुख सभ्यताएं बस रही थीं, तो एक बात समान थी। वे सभी सभ्यताएं नदियों के तट पर बसी हुई थीं,
जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और सतलुज नदियों के निकट और मेसोपोटामिया सभ्यता दजला तथा फरात नदियों के मध्य स्थित थी। किंतु माया सभ्यता की कहानी भिन्न थी। अगर आप नक्शे को गौर से देखें तो इनके साम्राज्य के बड़े भाग में कोई नदी थी ही नहीं। वहां की भूमि चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की बनी थी। ये पत्थर स्पंज की भांति छिद्र युक्त होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर 1 करोड़ लोगों ने एक ऐसे स्थान पर बसने का निर्णय क्यों लिया जो किसी मरुस्थल से कम नहीं था, जहां कृषि के लिए जल नहीं था, जहां की धरती बंजर थी। वहां उन्होंने आकाश छूती इमारतें कैसे खड़ी कर दी? क्या वे किसी भय से भागकर इस वन में छिपे थे, या उन्होंने प्रकृति को वश में करने की कोई ऐसी गुप्त तकनीक खोज ली थी जो शेष विश्व के पास नहीं थी? तो चलिए इस जंगल की गहराइयों में उतरते हैं। माया लोग उस घातक जंगल में क्यों बसे, ये जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। सिर्फ 4000 साल पीछे नहीं, बल्कि 20,000 साल पीछे। ये हिमयुग का समय था। संपूर्ण पृथ्वी बर्फ की चादर से ढकी हुई थी। समुद्र का जल स्तर इतना नीचे गिर गया था कि एशिया और अमेरिका के बीच की भूमि पानी से जमकर बर्फ बन गई थी। इसी मार्ग से शिकार की खोज में मनुष्यों का एक समूह एशिया से निकलकर एक नई दुनिया में प्रवेश किया। ये दुनिया थी अमेरिका। ये आज की अमेरिका जैसा कोई देश नहीं था, बल्कि सुनसान पड़े हुए वन थे। ये लोग चलते रहे। हजारों वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी वे ठंड से बचने के लिए दक्षिण की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान पार किए, मैक्सिको के पर्वत पार किए। वे चाहते तो कहीं भी रुक सकते थे, लेकिन चलते चलते ये लोग मध्य अमेरिका के युकाटान प्रायद्वीप पहुंच गए। ऊपर से देखने पर यह स्थान स्वर्ग लगता था। चारों ओर हरियाली, वृक्ष और फल। परंतु जैसे ही उन्होंने यहां पदार्पण किया, उन्हें एक भयावह सच्चाई का पता चला। यहां की भूमि चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की बनी थी। दोस्तों, चूना पत्थर एक स्पंज की भांति होता है। जैसे ही बारिश होती, जमीन सारा जल सोख लेती। नदियां सतह पर बहने के बजाय धरती के भीतर विलुप्त हो जाती थीं। जानवर प्यास से मर रहे थे। खेती करना असंभव था। ये जंगल एक धोखा था। तो फिर सवाल वही है, ये लोग यहां से भागे क्यों नहीं? वे वापस क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने पाताल लोक का द्वार खोज लिया था। ये पाताल लोक आपकी पौराणिक कथाओं वाला नहीं है। जब वे पानी की तलाश में भटक रहे थे, तो उन्हें जंगल के बीचों बीच जमीन में गहरे गड्ढे दिखाई दिए। जब उन्होंने झांक कर देखा, तो नीचे अंधेरे में कुछ चमक रहा था। वो जल था, मीठा, स्वच्छ और कभी समाप्त न होने वाला जल। इन्हें कहते हैं सेनोट्स। क्योंकि ऊपर की भूमि चूना पत्थर की थी, वो जगह जगह से धंस गई थी और नीचे बह रही भूमिगत नदियां खुल गई थीं। माया लोगों के लिए ये सिर्फ कुआं नहीं था, उनके लिए ये शिबाल्बा यानी पाताल लोक का द्वार था। उनकी धार्मिक मान्यता थी कि वर्षा के देवता चाक इसी गुफा के भीतर निवास करते हैं। यही वो कारण था जिसने उन्हें इस जंगल में रोक लिया। जहां शेष दुनिया नदियों के तट पर बस रही थी, माया लोग इन जादुई कुओं के इर्द गिर्द बस गए। पानी मिल गया था, परंतु संघर्ष अभी शेष था। जंगल इतना सघन था कि उसे साफ करना लोहे के बिना असंभव था। तो उन्होंने अग्नि का सहारा लिया। उन्होंने जंगल के छोटे हिस्सों को जलाया और उसकी राख को खाद की तरह प्रयोग किया। यहीं से शुरुआत हुई उनकी सबसे बड़ी खोज की, मक्का। उन्होंने जंगली घास को रूपांतरित करके भुट्टा बनाया। ये मक्का इतना शक्तिशाली था कि इसने उनकी जनसंख्या को तीव्र गति से बढ़ाया। लेकिन कैसे, उसे हम आगे जानेंगे। अब वे घुमंतु नहीं थे, अब वे इस जंगल के स्वामी बन चुके थे। उनके पास जल था, उनके पास भोजन था, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं थी, धातु। विश्व के अन्य भागों में लोग लोहे और कांसे से हथियार और भवन बना रहे थे, परंतु माया लोगों के पास सिर्फ पत्थर था। अब तक हमने देखा कि माया लोगों ने जल की समस्या तो हल कर ली थी, लेकिन उनके समक्ष एक और चुनौती थी जो पानी से भी बड़ी थी। उन्हें जंगल के बीचों बीच नगर बसाने थे, मंदिर बनाने थे और अपने देवताओं के लिए पिरामिड खड़े करने थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। पूरी दुनिया में विशाल इमारतें लोहे की छेनी और हथौड़े से बन रही थीं। मिस्र के लोग तांबे और कांसे का उपयोग कर रहे थे, लेकिन माया लोगों के पास धातु का एक टुकड़ा भी नहीं था। न लोहा, न तांबा, न इस्पात, और तो और उनके पास पहिया भी नहीं था, और ना ही उनके पास घोड़े या बैल थे जो भारी पत्थर खींच सके। तो जरा सोचिए, बिना लोहे के औजार, बिना पहिए,
बिना वाहन और बिना पशुओं के उन्होंने लाखों टन भारी पत्थर कैसे काटे और उन्हें सैकड़ों फीट ऊपर कैसे चढ़ाया। ये अभियांत्रिकी की दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। सबसे पहले बात करते हैं उनके औजारों की। अगर उनके पास लोहा नहीं था तो उन्होंने पत्थरों को काटा कैसे? जवाब है एक अन्य पत्थर, ऑब्सीडियन। ये ज्वालामुखी से निकला एक काला कांच होता है। जब इसे तोड़ा जाता है तो इसकी धार आज के शल्य चिकित्सा ब्लेड से भी अधिक तीक्ष्ण होती है। माया लोग जानते थे कि लोहे की आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास प्रकृति का दिया हुआ ये अद्भुत ब्लेड है। उन्होंने इसी कांच और कठोर पत्थरों से जंगल के पहाड़ों को काटना शुरू किया। लेकिन काटना आसान था, असली मुसीबत थी उन पत्थरों को हिलाना। एक एक पत्थर का भार कई टन था और जैसा कि मैंने बताया, उनके पास भार ढोने के लिए पशु नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भौतिकी और मानव शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने वृक्षों के गोल तनों को रोलर की भांति इस्तेमाल किया और रस्सियों के सहारे पत्थरों को खींचना आरंभ किया। लेकिन खींचने का तरीका अत्यंत कष्टदायक था। वे रस्सियों को अपने कंधों पर नहीं बल्कि अपने माथे पर बांधते थे। इसे मेकापाल कहते हैं। इससे गर्दन की शक्ति का उपयोग करके वे भारी से भारी पत्थर घसीट लेते थे। ये सिर्फ वास्तुकला नहीं थी, ये मनुष्य की जिद थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज थी माया सीमेंट। उन्होंने चूना पत्थर को जलाकर एक ऐसा चूर्ण बनाया जिसे पानी में मिलाते ही वो पत्थर जैसा कठोर हो जाता था। आज हम जो खंडहर देखते हैं वे धूसर रंग के हैं, लेकिन उस जमाने में ये पूरा नगर लाल और सफेद रंग के प्लास्टर से चमकता था। ये इतना मजबूत था कि हजारों वर्षों की वर्षा भी इसे पूरी तरह मिटा नहीं पाई। और जब इन पत्थरों से इमारतें बनी तो उन्होंने सिर्फ घर नहीं बनाए, उन्होंने बोलने वाले महल भी खड़े किए। जी हां, आपने सही सुना। अगर आप चिचेन इत्जा के पिरामिड के सामने खड़े होकर ताली बजाते हैं तो आवाज गूंज कर वापस आती है, लेकिन वो ताली की आवाज नहीं होती, वो आवाज किसी पक्षी की चहचहाहट जैसी होती है। वैज्ञानिक हैरान थे कि ये कैसे संभव है। बाद में पता चला कि उन्होंने पिरामिड की सीढ़ियों को जानबूझकर विशेष कोण पर बनाया था ताकि वो ध्वनि को रूपांतरित कर उनके पवित्र पक्षी क्विट्जिल की आवाज में बदल दे। सोचिए, आज के ध्वनि अभियंताओं को ये करने के लिए उच्च तकनीक के कंप्यूटर चाहिए, लेकिन माया लोगों ने ये सिर्फ पत्थरों से कर दिखाया। और अब बात करते हैं उनकी सबसे महान रचना की, पिरामिड। मिस्र के पिरामिड समाधियां थीं जहां राजाओं को दफनाया जाता था, लेकिन माया पिरामिड केवल समाधि नहीं थे, वे वर्ष के समय को भी गिनने के लिए उपयोग होते थे। उदाहरण के लिए एल कास्टिलो का पिरामिड, ये सिर्फ ऊंचाई के लिए नहीं बना था, ये वास्तव में पत्थर से बना एक विशाल पंचांग था। इसकी चारों ओर 91 सीढ़ियां हैं और ऊपर का चबूतरा मिलाकर कुल 365 सीढ़ियां बनती हैं, यानी वर्ष का हर एक दिन एक सीढ़ी के बराबर। लेकिन इनका असली जादू साल में सिर्फ 2 बार दिखता है। जब दिन और रात बराबर होते हैं तब सूर्य की रोशनी पिरामिड की सीढ़ियों पर ऐसे पड़ती है कि परछाई एक सर्प का आकार ले लेती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश से कोई विशाल सांप रेंगता हुआ धरती पर उतर रहा हो। यह कोई संयोग नहीं था, इसके लिए उन्हें यह पता होना आवश्यक था कि सूर्य हजारों वर्षों तक किस कोण पर उगेगा और किस कोण पर अस्त होगा। इसका अर्थ है कि माया लोग सिर्फ मजदूर या कारीगर नहीं थे, वे गणितज्ञ थे, साथ ही वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने बिना दूरबीन के, बिना संगणक के आकाश की ऐसी गणनाएं कर लीं जो आज के नासा के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि बिल्कुल सटीक थीं। आखिर उनके पास ऐसा कौन सा गणित था? उन्होंने शून्य को दुनिया से पहले कैसे खोज लिया? और उनका पंचांग 2012 में दुनिया खत्म होने की बात क्यों करता था? दोस्तों, एक विचित्र बात सोचिए। अगर आप आज से 1500 वर्ष पूर्व यूरोप जाते तो वहां के लोग रोमन अंकों में उलझे हुए थे। वहां गणित करना सिरदर्द था। लेकिन उसी समय घने अमेज़न के जंगलों में बैठा एक माया पुजारी करोड़ों अरबों की गणनाएं पलक झपकते कर रहा था। हमने देखा कि माया लोग बेहतरीन अभियंता थे, लेकिन अभियांत्रिकी के पीछे जो असली शक्ति थी वो थी उनका गणित। पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में सिर्फ 2 स्थानों पर शून्य यानी जीरो का आविष्कार हुआ। एक हमारे प्यारे भारत में आर्यभट्ट द्वारा और दूसरा इन माया लोगों द्वारा। दुनिया की शेष सभ्यताएं उंगलियों पर गिनती करती थीं, 1, 2, 3, 10 तक। लेकिन माया लोग 20 तक गिनते थे। क्यों? क्योंकि वे आदि मानव की सोच रखते थे। उन्होंने सिर्फ हाथों की 10 उंगलियां नहीं बल्कि पैरों की 10 उंगलियों को भी अपनी गणना में शामिल किया। उनका गणित इतना सरल था कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ ले। एक बिंदु का मतलब 1,
एक रेखा का मतलब 5 और एक शंख जैसा चिन्ह मतलब 0। सिर्फ इन 3 चिन्हों से उन्होंने ब्रह्मांड की ऐसी गणनाएं कर डाली जिसके लिए आज हमें अत्याधुनिक संगणक चाहिए। और इस गणित का उपयोग उन्होंने कहाँ किया? आकाश में। माया लोग सिर्फ धरती पर नहीं रहते थे, उनकी निगाहें हमेशा तारों पर टिकी रहती थीं। उन्होंने बिना किसी दूरबीन, बिना किसी कांच के लेंस के ग्रहों की गति को माप लिया था। उनका सबसे प्रिय ग्रह था शुक्र। वे इसे प्रेम का ग्रह नहीं मानते थे, बल्कि इसे युद्ध का देवता मानते थे। वे शुक्र ग्रह के उगने और अस्त होने का समय इतना सटीक बताते थे कि उसमें सिर्फ कुछ सेकंडों का अंतर होता था। सोचिए, नग्न आंखों से इतनी सटीकता कैसे संभव है? उन्होंने एल काराकोल जैसी वेधशालाएं बनाई। अगर आप आज इस भवन को देखें तो ये किसी आधुनिक वेधशाला जैसी दिखती है, जिसके गुंबद में तारों को देखने के लिए खिड़कियां बनी हैं। और इसी विज्ञान से जन्म हुआ माया पंचांग का। दोस्तों, आपने 2012 में दुनिया खत्म होने वाली अफवाह तो सुनी होगी। ये दरअसल माया पंचांग की ही भविष्यवाणी थी, लेकिन सच तो ये है कि उनका पंचांग दुनिया खत्म करने के लिए नहीं था। वे समय को हमारी तरह एक सीधी रेखा में नहीं देखते थे कि 2023 बीता तो 2024 आया और पुराना वर्ष हमेशा के लिए चला गया। वे समय को एक वृत्त मानते थे। उनका मानना था कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, जो आज हुआ है वो हजारों साल बाद फिर होगा। इसी सोच से उन्होंने एक ऐसा पंचांग बनाया जो 10 या 100 वर्ष का नहीं, बल्कि पूरे 5125 वर्ष का एक महाचक्र था। इसे वे लॉन्ग काउंट कहते थे। उनके गणित के अनुसार इस चक्र की शुरुआत हुई थी 11 अगस्त 3114 ईसा पूर्व को, यानी जब मिस्र के पिरामिड भी नहीं बने थे और हड़प्पा सभ्यता की नींव भी नहीं पड़ी थी, तब माया पंचांग की घड़ी टिक टिक करना शुरू कर चुकी थी। और ये 5125 वर्ष का विशाल चक्र कब पूरा होना था? जी हां, उसी तारीख को, 21 दिसंबर 2012। क्या 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होने वाली है? क्या माया पंचांग ने पहले ही इस विनाश की भविष्यवाणी कर दी थी? दुनिया भर में लोग भयभीत थे। दुनिया को लगा कि पंचांग खत्म मतलब दुनिया खत्म। लेकिन माया लोगों के लिए यह सिर्फ घड़ी का पुनः आरंभ होना था। जब माया सभ्यता का समाज इतना विकसित था तो वहां के लोगों का जीवन कैसा था और उनकी प्रथाएं कैसी थीं? दोस्तों, अब हम उन विशाल पिरामिडों और तारों की दुनिया से नजर हटाकर धरती पर उतरते हैं। इतिहास अक्सर राजाओं की बात करता है, लेकिन उस जंगल में रहने वाले एक सामान्य व्यक्ति का जीवन कैसा था? क्या वो प्रसन्न था या वो सिर्फ एक दास था? सच ये है कि माया समाज में अमीरी और गरीबी का फर्क इतना गहरा था जितना आज के समय में भी शायद ना हो। समाज स्पष्ट रूप से 2 हिस्सों में बटा था। ऊपर थे राजा और कुलीन वर्ग। ये लोग शहरों के बीचों बीच पत्थर के महलों में रहते थे। इनके बदन पर जैगुआर की खाल होती थी और सिर पर क्वेट्ज़ल पक्षी के कीमती पंख। और दूसरी ओर था आम आदमी। राजा भले ही पत्थर के महलों में रहते थे, लेकिन सामान्य जनता यानी किसान और कारीगर मिट्टी और लकड़ी के बने हवादार घरों में रहते थे, बिल्कुल हमारे यहाँ की झोपड़ियों की तरह, जिनकी छतें फूस की होती थी ताकि गर्मी में भी घर ठंडा रहे। आश्चर्य की बात यह है कि वे संयुक्त परिवार में विश्वास रखते थे। एक ही आंगन में कई घर होते थे। दादा, दादी, चाचा, चाची सब पास पास रहते थे। शाम को काम समाप्त करने के बाद पूरा परिवार आंगन में बैठकर बातें करता था। ये अकेलापन नहीं, बल्कि एक सामुदायिक जीवन था। हर घर का केंद्र होती थी रसोई, और माया लोगों का भोजन हमारी रोटियों से बहुत मिलता जुलता था। वे मक्के को पीसकर आटा बनाते थे और उससे टॉर्टिला बनाते थे, जो बिल्कुल हमारी मक्के की रोटी जैसी होती है। इसके साथ वे बीन्स, राजमा, कद्दू और मिर्च की चटनी खाते थे। जी हाँ, मिर्च। माया लोग तीखा खाने के बहुत शौकीन थे। सुबह का नाश्ता हो या रात का भोजन, पूरा परिवार जमीन पर बैठकर साथ में खाना खाता था। लेकिन इस समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी? अक्सर इतिहास महिलाओं को भुला देता है, लेकिन माया सभ्यता में महिलाएं मौन शक्ति थीं। वे सिर्फ घर नहीं संभालती थीं, वे अर्थव्यवस्था की रीढ़ थीं। कपड़े बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना और बाजार को चलाना, ये सब महिलाओं के हाथ में था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माया इतिहास में कुछ महिलाएं महारानी बनकर गद्दी पर भी बैठीं, जैसे लेडी सिक्स स्काई, एक ऐसी रानी जिसने सिर्फ राज नहीं किया बल्कि युद्ध के मैदान में शत्रुओं को धूल चटाई। यानी वहां की महिलाएं कोमल भी थीं और जरूरत पड़ने पर योद्धा भी।
लेकिन दोस्तों, अगर आप उस दौर के किसी व्यक्ति से आमने सामने मिलते तो शायद आप सहम जाते। क्यों? क्योंकि उनके सौंदर्य के मापदंड हमारी सोच से बिल्कुल भिन्न और भयावह थे। आज हम सुंदर दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन माया लोग सुंदर दिखने के लिए अपने शरीर को हमेशा के लिए बदल देते थे। जब कोई बच्चा पैदा होता तो उसके सिर को लकड़ी की पट्टियों के बीच कसकर बांध दिया जाता था। क्यों? ताकि बच्चे का माथा पीछे की ओर चपटा और लंबा हो जाए। हमें ये पीड़ादायक लग सकता है, लेकिन उनके लिए ये मक्के के देवता जैसा दिखना था। जिसका सिर जितना लंबा वो उतना ही सुंदर। और तो और उन्हें तिरछी आंखें बहुत पसंद थी। माताएं अपने बच्चों की आंखों के बीच एक मोती लटका देती थी ताकि बच्चा उसे देखता रहे और उसकी आंखों की पुतलियां हमेशा के लिए अंदर मुड़ जाएं। और एक उनका अजीब सौंदर्य मापदंड, दांतों को आरी से घिसकर नुकीला करना और उनमें हरे रंग का कीमती पत्थर जेड जड़वाना अमीरी की निशानी थी। सोचिए, बिना किसी चिकित्सक या बेहोशी की दवा के दांतों में छेद करना, यह सिर्फ फैशन नहीं, यह सहन शक्ति का इम्तिहान था। और अब एक रोचक बात, वहां बाजार में सामान खरीदने के लिए सिक्के नहीं चलते थे। वहां पैसा सच में पेड़ पर उगता था। उनकी मुद्रा थी कोको बीन्स, यानी चॉकलेट के बीज। एक खरगोश चाहिए तो 10 बीन्स दीजिए, एक दास खरीदना है तो 100 बीन्स दीजिए। और राजा लोग, वे इन पैसों को खर्च नहीं करते थे, वे अपने पैसे पी जाते थे। चॉकलेट का तीखा पेय पीना सिर्फ अमीरों का अधिकार था। ऊपर से देखने पर यह समाज बहुत व्यवस्थित और रंगीन लगता था, लेकिन हर सभ्यता के भीतर एक पूरा तंत्र काम करता है। माया का तंत्र क्या था और कैसे राजा यहाँ के लोगों पर शासन करता था, अब वही समझना आवश्यक है। अगर आप सोचते हैं कि माया साम्राज्य आज के भारत या चीन जैसा एक देश था, तो आप गलत हैं। ये एक देश नहीं था, ये एक खूनी शतरंज का खेल था। ये पूरा जंगल अलग अलग नगर राज्यों में बटा हुआ था, जैसे टिकल, कालकमुल, कोपान और पालेंके। हर नगर अपने आप में एक अलग देश था और हर नगर का अपना एक राजा था। और ये राजा कोई सामान्य इंसान नहीं था, वे इसे कुहुल अहाऊ कहते थे, यानी दिव्य राजा। प्रजा मानती थी कि राजा इंसान नहीं बल्कि धरती पर चलता फिरता देवता है। उसका काम सिर्फ राज करना नहीं था, उसका काम था देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु बनना। लोग मानते थे कि अगर राजा प्रसन्न है तो वर्षा होगी और अगर राजा कमजोर पड़ा तो सूर्य उगना बंद कर देगा। यही कारण था कि ये नगर आपस में कभी शांति से नहीं रहे। इनके बीच हमेशा युद्ध चलते रहते थे, लेकिन इनके युद्ध भूमि हड़पने के लिए कम और कैदी पकड़ने के लिए अधिक होते थे, ताकि उन कैदियों की बलि देकर देवताओं को प्रसन्न किया जा सके। और सबसे आश्चर्यजनक बात, वे युद्ध का निर्णय अपनी मर्जी से नहीं करते थे, वे आकाश देखकर आक्रमण करते थे। जब शुक्र ग्रह आकाश में एक विशेष स्थान पर आता था, तभी वे सेना निकालते थे। पुरातत्वविद इसे स्टार वॉर्स कहते हैं। लेकिन उन्होंने अपने नगरों को जिस तरह से रचा था, वो आज के वास्तुशिल्पियों के लिए एक पाठ है। जरा उनके नगर की योजना को देखिए। याद है मैंने बताया था कि वहां नदियां नहीं थी, तो 1 करोड़ लोगों के शहर को जल कैसे मिलता था? यहीं पर उनका दिमाग देखिए। उन्होंने अपने पूरे शहर को ही एक विशाल जलाशय में बदल दिया था। जब वर्षा होती थी तो पानी पिरामिडों से फिसलता हुआ नीचे आता था। उनके बड़े बड़े चौक और आंगन को जानबूझकर ढलान में बनाया गया था। गुरुत्वाकर्षण की सहायता से शहर की हर एक बूंद नालियों से होती हुई विशाल जलाशयों में जमा हो जाती थी। टिकल शहर में इतना पानी संग्रहित होता था कि अगर 18 महीने तक बारिश न हो तब भी लोग प्यासे नहीं मरते। और ये पानी गंदा नहीं था। शहर के प्रवेश बिंदु पर उन्होंने छन्नी लगाई थी। उन्होंने क्वार्ट्ज और जियोलाइट बालू का उपयोग किया, वही तकनीक जो आज हम अपने आधुनिक जल शोधन तंत्र में इस्तेमाल करते हैं। 2000 साल पहले जंगल के बीच वे स्वच्छ जल पी रहे थे। उस समय माया शहर रंगों से भरे हुए थे। हर पिरामिड लाल, नीले और पीले रंगों से रंगा हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा नहीं था, वहां संगीत था। शंख की आवाजें, लकड़ी के ढोल और बांसुरी की धुनें हर समय हवा में गूंजती थीं। उनके उत्सव किसी महोत्सव से कम नहीं थे। हजारों लोग एकत्रित होते थे। राजा मोर और मकाओ पक्षी के रंग बिरंगे पंखों से लदा हुआ मुकुट पहनकर नृत्य करता था। ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, ये देवताओं को प्रसन्न करने की एक आराधना थी। वे कला के दीवाने थे। दीवारों पर नक्काशी करना हो या मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी, हर चीज में एक कथा होती थी।
लेकिन दोस्तों, इतने विशाल नगर, इतने भव्य उत्सव और लाखों लोगों की भूख, इन सब को चलाने के लिए एक चीज की आवश्यकता थी जो युद्ध और पानी से भी अधिक महत्वपूर्ण थी: खाना और पैसा। इतनी विशाल आबादी के लिए जंगल में भोजन कहां से आता था और उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी? क्या वे सिर्फ मक्का खाते थे या उनके पास कोई ऐसी विशेष फसल थी जिसने उन्हें समृद्ध बनाया? दोस्तों, पिरामिड बनाना कठिन है, लेकिन उससे भी अधिक कठिन काम है 1 करोड़ लोगों का पेट भरना। जैसा कि मैंने पहले बताया, जंगल की मिट्टी खेती के लिए बहुत कमजोर होती है। अगर आप वहां पेड़ काटकर खेती करें तो 2 या 3 साल में मिट्टी बेकार हो जाती है। फिर माया लोगों ने सदियों तक इतनी विशाल जनसंख्या को भोजन कैसे कराया? यहीं पर आता है उनका कृषि विज्ञान। उन्होंने जंगल से लड़ने के बजाय उसका उपयोग करना सीखा। उन्होंने एक ही खेत में 3 फसलें साथ उगाईं: मक्का, बीन्स और कद्दू। मक्के को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, जो बीन्स की जड़ें मिट्टी को देती थीं, और कद्दू के बड़े पत्ते जमीन को ढक लेते थे ताकि धूप से नमी ना उड़े। ये प्रकृति का अपना संपूर्ण तंत्र था। लेकिन उनका असली चमत्कार था दलदल में खेती, जिसे रेज्ड फील्ड्स कहते हैं। उन्होंने दलदली इलाकों में नहरें खोदी और उस गीली मिट्टी को उठाकर बीच में आयताकार खेत बना दिए। ये पानी के बीच में तैरते हुए खेत जैसे थे। इससे पौधों को हमेशा पानी मिलता रहता था और नहर की मछलियों का अपशिष्ट खाद का काम करता था। ये जंगल के बीच एक स्वचालित खाद्य मशीन थी जो साल में 1 नहीं बल्कि 3-3 बार फसल देती थी। जब पेट भरा होता है तभी मनुष्य कुछ नया सोचता है। इतनी अधिशेष फसल होने का अर्थ था कि अब हर किसी को किसान बनने की आवश्यकता नहीं थी। यहीं से जन्म हुआ कारीगरों का। हजारों लोग अब केवल कला पर ध्यान दे रहे थे। मिट्टी के बर्तन, कपड़े और ऑब्सिडियन यानी ज्वालामुखी के कांच के हथियार बनाने लगे। और जब सामान अधिक बन गया तो शुरू हुआ व्यापार। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या थी। याद है ना? न पहिया था, न घोड़े थे, न बैल थे। तो हजारों टन सामान एक शहर से दूसरे शहर सैकड़ों किलोमीटर दूर कैसे जाता था? जवाब है मानव ट्रक। जी हां, माया व्यापारी अपनी पीठ पर मेकापाल बांधकर 50-50 किलो का वजन उठाते थे और जंगल के रास्तों पर सैकड़ों किलोमीटर चलते थे। सोचिए, एक पूरा का पूरा राजमार्ग जाल जहां वाहन नहीं बल्कि हजारों लोग पंक्ति में चलकर सामान ढो रहे हैं। और जहां जमीन समाप्त होती थी वहां पानी शुरू होता था। उनके पास विशाल नावें थीं जो समुद्र में चलती थीं। इनमें इतना सामान आता था जितना आज के एक छोटे ट्रक में। वे मेक्सिको से लेकर होंडुरास तक नमक, जेड, शहद और पक्षियों के पंखों का व्यापार करते थे। बाजार उनके शहरों की जान थे। टिकल का बाजार इतना विशाल था कि वहां प्रतिदिन 20 से 25 हजार लोग जमा होते थे। वहां की चहल पहल, मसालों की सुगंध और रंगों की चमक किसी को भी मोहित कर दे। उनके पास सब कुछ था: एक बेहतरीन व्यवस्था, अपार धन, दुनिया का सबसे सटीक पंचांग और आकाश छूती इमारतें। ये सभ्यता अपने स्वर्णिम काल में थी। करीब 900 ईस्वी तक ऐसा प्रतीत होता था कि यह साम्राज्य अब कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब कोई सभ्यता अपनी ऊंचाई के शिखर पर होती है तो उसका पतन सिर्फ कुछ कदम दूर होता है। ऐसी ही घटना माया के साथ घटी। दोस्तों, सन 900 ईस्वी आते आते माया सभ्यता अपनी चरम सीमा पर थी। शहरों में लाखों लोगों की भीड़ थी। पिरामिडों पर ताजा रंग चमक रहा था और राजा अपनी शक्ति के नशे में मदमस्त थे। लेकिन फिर अचानक सन्नाटा छा गया। मात्र 100 वर्षों के भीतर दुनिया के सबसे विशाल शहर वीरान हो गए। महलों में अब राजा नहीं बल्कि चमगादड़ रहने लगे। जिस पंचांग ने हजारों साल का भविष्य बताया था वो अचानक थम गया। इतिहासकारों के लिए यह विश्व की सबसे बड़ी रहस्यमयी घटना है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1 करोड़ लोग अपने घर छोड़कर भाग गए? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, ये एक श्रृंखला प्रभाव था। जब एक ईंट गिरी तो उसने पूरे महल को गिरा दिया। पहला कारण था स्वयं उनकी गलती, पर्यावरणीय आत्मघात। याद है, मैंने बताया था कि वे पिरामिडों को प्लास्टर करने के लिए चूना पत्थर जलाते थे। सिर्फ एक पिरामिड को रंगने के लिए उन्हें हजारों एकड़ जंगल काटना पड़ता था। उन्होंने अपने शहरों को सजाने के लिए उस वन को ही काट दिया जो उन्हें प्राणवायु और वर्षा देता था। और जब वृक्ष नहीं रहे तो बादल भी रूठ गए। वैज्ञानिकों को वहां की चिकन इत्जा झील के तल में प्रमाण मिले हैं कि उस समय एक भीषण सूखा पड़ा था। ये कोई 1-2 वर्ष का सूखा नहीं था, ये 100 साल तक चला। वर्षा 50% से 70% तक कम हो गई। जलाशय सूख गए और नदियां लुप्त हो गई। दूसरा कारण था जनसंख्या विस्फोट। माया लोग अपनी ही सफलता के शिकार हो गए।
जंगल छोटा था, लेकिन खाने वाले मुंह करोड़ों थे। उन्होंने खेती के लिए भूमि को इतना निचोड़ लिया कि मिट्टी बंजर हो गई। अब उनके पास न जंगल बचा था न खेत। तीसरा कारण था महामारी। जब सूखा पड़ा तो लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हुए, कुपोषण फैला और सघन आबादी वाले शहरों में जब बीमारी फैली तो वो जंगल की आग की तरह फैली। हजारों लोग रातों रात मरने लगे। चौथा और अंतिम कारण था गृह युद्ध। भूख ने मनुष्य को पशु बना दिया। जो प्रजा अपने राजा को देवता मानती थी, अब उसी प्रजा ने राजा के विरुद्ध हथियार उठा लिए, क्योंकि राजा ने वादा किया था कि वो वर्षा करवाएगा, लेकिन वो असफल रहा। शहरों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। पड़ोसी नगर एक दूसरे के अनाज के भंडार लूटने लगे। ये अब गौरव का युद्ध नहीं था, ये रोटी का युद्ध था। और अंत में जो बचे खुचे लोग थे, उन्होंने अपने महान शहरों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वे वापस जंगल में बिखर गए, छोटे छोटे गांवों में रहने के लिए। और इस तरह जंगल ने उन पत्थरों को वापस निगल लिया और महान माया सभ्यता इतिहास के पन्नों में सो गई, जब तक कि 1839 में उसे दोबारा खोजा नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसी सभ्यता की जो जंगल में खो गई,